आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें पीछे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं अब हम उनको करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति लिखिए। तो एक समान द्रव्यमान घनत्व है, कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में सब जगह डेंसिटी सेम है। तो ऐसे पिंडों के या ऐसी बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहां पर है ये हमको बताना है। तो पहला है हमारा जैसे गोला, तो गोले का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? तो गोले का द्रव्यमान केंद्र गोले की ज्यामितीय केंद्र पर रहता है, यानी जियोमेट्रिकल सेंटर। तो यहां पर देखिए आंसर दिया गया है। तो चूंकि हमसे क्वेश्चन में ये बात बता दी गई है कि सब जगह मास का वितरण एक समान है, यानी पूरी बॉडी में मास डेंसिटी सेम है, इस वजह से जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्यामितीय केंद्र होगा, वही हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। अगर सब जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन समान न होता तो ज्यामितीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही नहीं होते। इस बात को ध्यान देना है और ये एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। बी विकल्प है सिलेंडर। तो बेलन का द्रव्यमान केंद्र इसके ज्यामितीय केंद्र पर रहता है, अर्थात केवल समानित अक्ष के मध्य बिंदु पर रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, यह एक रिंग है, तो जहां पर इसमें पदार्थ है जरूरी नहीं कि वहीं पर सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र हो, बाहर भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नीड नॉट नेसेसरी लाइज विद इन इट। मतलब सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं कि जहां पर वस्तु हो या बॉडी हो, पिंड हो, वहीं पर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि द सेंटर ऑफ मास बॉडी सच एज रिंग ए हॉलो स्फीयर दैट इज लाइट आउटसाइड द बॉडी लाइज आउटसाइड द बॉडी। तो जैसे कोई छल्ला है या खोखला गोला है, उसमें द्रव्यमान केंद्र जो होता है जहां पर पदार्थ है या पिंड है उससे बाहर होता है। जैसे मान लीजिए कोई छल्ला है, ये रिंग है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र मान लीजिए यहां पर होगा। तो ये पदार्थ तो इसके बाहर बाहर यहां पर है परिधि में, द्रव्यमान केंद्र यहां। इसी प्रकार गोला के लिए लागू होगा, इसी प्रकार से सिलेंडर के लिए भी लागू होगा। तो वही कह रहा है कि बेलन का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर रहता है, अर्थात केवल सम्मानित अक्ष के मध्य बिंदु पर रहता है। तो मान लीजिए कि यह कोई सिलेंडर है, ऐसे मान लीजिए बना दिया जाए, इसको मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसके सेंटर से जो ये एक्सिस जाएगी ये, तो यहाँ पर यहाँ कहीं ज्यामितीय केंद्र होगा। इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, और यहाँ से यहाँ का जो मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा, जहाँ पर ये खोखला है।
सरफेस पे नहीं। तो इन सब बातों को गंभीरता से समझना है। छल्ला यानी रिंग, तो छल्ले का द्रव्यमान केंद्र इसकी ज्यामितीय केंद्र पर रहता है। इसमें भी वही कंडीशन है, जियोमेट्रिकल एक्सिस में। ये देखिए तब लागू होगा जब एक समान द्रव्यमान घनत्व के हो। ध्यान दीजिए, सब जगह द्रव्यमान घनत्व बराबर हो, मास डेंसिटी इक्वल हो, तब जो बात हम कह रहे हैं ये लागू होगी। अगला है घन। तो घन का द्रव्यमान केंद्र इसके ज्यामितीय केंद्र पर रहता है, जहां इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो जहां पर डायगोनल इसको काटेंगे वो जो सेंटर होगा वही जियोमेट्रिकल सेंटर है, और वही सेंटर ऑफ मास भी होगा। कह रहा है क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है? बिल्कुल नहीं। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर स्थित रहे, क्योंकि छल्ला, खोखला बेलन, खोखला घन और जैसा कि खोखला गोला आदि का द्रव्यमान केंद्र इनसे बाहर होता है। तो इसको ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है कि HCl अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच पृथक्कन लगभग 1.27 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की लगभग अवस्थिति ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 35.5 गुना भारी होता है तथा किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। तो ये चीज हमको बता दिया, और ये भी बता रहा है कि यदि द्रव्यमान M1 तथा M2 के स्थित सदिश क्रमशः R1 R2 है, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो फार्मूला भी बता दिया कि सेंटर ऑफ मास की दूरी बराबर, सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र की दूरी बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। यानी दो अगर द्रव्यमान है और R1 R2 दूरी पर है तो उनके लिए फार्मूला होता है, हमको बता दिया। तो जो जो कह रहा है उसको सबको लिख लेते हैं। तो दिया है H तथा Cl के मध्य के नाभिक के बीच की दूरी कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉम यानी 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हाइड्रोजन के अणु का द्रव्यमान m है तो क्लोरीन के अणु का द्रव्यमान 35.5 गुना भारी है, तो 35.5 m हो जाए। अब कह रहा माना हाइड्रोजन अणु मूल बिंदु पर स्थित है, अर्थात इसकी स्थित सदिश क्या होगी? R1 बराबर 0। क्लोरीन अणु का स्थित सदिश R2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस फिगर को इस तरह बना लीजिए। अब मान लिया जाए कि ये सेंटर है, कोई कण यहां पर स्थित है इस प्रकार से, सेंटर पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, तो R1 0 हो जाएगा क्योंकि सेंटर पर ही है, और R2 ये दूरी हो जाएगी, वो कितना है? ये है नाभिकों के बीच की दूरी। तो R2 की वैल्यू रख दी गई। अब देखिए हमें फार्मूला पता है, द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। तो हो जाएगा M1 गुणे R1 0 है प्लस M2 35.5 M इंटू R2 ये है 1.27 इंटू 10⁻⁻10 अपान M प्लस M2 है 35.5 M। सॉल्व किया गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आ गया 1.24 एंगस्ट्रॉम। मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल लिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया
कह रहा है कि कोई बच्चा है किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल v से गतिमान किसी लंबी ट्राली के एक सिरे पर बैठा है। ध्यान दीजिए, चिकना क्षैतिज फर्श है, यानी इसमें घर्षण नहीं है। कह रहा है यदि बच्चा खड़ा होकर ट्राली पर किसी भी प्रकार से दौड़ने लगता है तब निकाय यानी ट्राली प्लस बच्चा के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है। तब देखिए, ध्यान दीजिए कि चिकने क्षैतिज फर्श पर ट्राली रखी है और उस ट्राली पर बच्चा है, यानी बच्चा और ट्राली एक निकाय या सिस्टम है। तो बच्चा प्लस ट्राली यानी पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए, निकाय यानी ट्राली पर बच्चा के द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत रहती है, अर्थात v रहेगी, क्योंकि किसी निकाय की स्थिति केवल y बल द्वारा परिवर्तित की जा सकती है तथा दौड़ने में ट्राली पर आरोपित बल आंतरिक बल है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा ट्राली के ऊपर दौड़ रहा है तो बच्चा और ट्राली खुद एक निकाय है, तो बच्चा और ट्राली के बीच बल लग रहा है तो यह आंतरिक बल हो जाएगा। तो F इंटरनल के कारण किसी भी प्रकार से सेंटर ऑफ मास की चाल प्रभावित नहीं होती, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की चाल नियत यानी कांस्टेंट रहेगी। ये एनसीईआरटी में हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है। अब क्वेश्चन अगला आ जाता है, कह रहा है दर्शाइए कि A एवं B के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल A इंटू B के परिमाण का आधा है। A क्रॉस B के परिणाम का आधा है। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फिगर बना हुआ है, यहाँ पर OAB एक ट्रायंगल है जिसकी ऊंचाई h है, ये भुजा A है, ये भुजा B है, कोण थीटा है, AOB कोण थीटा है। तो एक एक चीज को लेकर के साथ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है माना सदिश A एवं B त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई h है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई h है तो OA बराबर A है, OB बराबर B है और AC बराबर H है तथा कोण AOB बराबर थीटा है। तो कोण OCA में, कोण OCA में, इस कोण में, ये कोण C वाला मतलब ये 90 डिग्री है। तो अगर इस कोण के लिए फार्मूला लगाएं तो हमको पता है लाल बटे कक्का साइन कास टैन, तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आएगा। तो साइन थीटा बराबर, अगर ये कोण लिया जाए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो AC अपान OA, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण है, और ये कोण के सामने वाली बड़ी भुजा विकर्ण होती है, कोण से सटी हुई भुजा आधार होती है और दूसरी अन्य भुजा हमारी अभिलंब या परपेंडिकुलर होती है। तो लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। तो लंब AC है, कर्ण OA है, तो AC अपान OA। अब ये AC बराबर OA इधर आ जाएगा, तो AC बराबर OA साइन थीटा। AC हमारा H है तो H बराबर OA हमारा A है तो A साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे, अब ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल, OAB, ट्रायंगल OAB, ये पूरे का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा ये पूरा OB है
तो ओ बी हो गया। पूरे देखे कोण की बात हो रही, तो आधार ओ बी गुणे ऊंचाई ए सी, एच हो गई या ए सी रख दें। तो ये हो गया 1/2 गुणे ओ बी की जगह बी रख देंगे इंटू ए सी बराबर ओ ए साइन थीटा या ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा रख दिया, तो ये आ गया 1/2 ए बी साइन थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए आगे, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के अनुसार अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल करें तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप हमारा एकांक सदिश है। ये होता है, हमने सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा है, जहां एन कैप एकांक वेक्टर तल के लंबवत है। तो एन कैप एकांक वेक्टर तल के लंबवत है। तो अब अगर हम इसका मॉड ले लें तो मॉड में ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड ए बी साइन थीटा। एन कैप बराबर ए बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एन कैप हमारा मॉड लिया जाए तो चूंकि ये एकांक सदिश है तो इसका मान 1 होगा। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो आएगा ए बी साइन थीटा। समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो फार्मूला लग जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ते हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण, ये आया है ए बी साइन थीटा, इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी एरिया का क्या फार्मूला हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का परिमाण हम लोग यहाँ रख सकते हैं। ये वैसे हमने क्षेत्रफल निकाला है बिना वेक्टर के। तो यहाँ पर हमको दर्शाना था कि दर्शाइए कि ए एवं बी के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी के परिमाण का आधा है। तो ये देखिए निकल के आ गया हाफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के परिमाण का आधा है। तो ए क्रॉस बी का परिमाण मॉड, जो मॉड के अंदर होता है उसका मतलब ही परिमाण होता है, और ये हमने निकाला भी। तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कह रहा है दर्शाइए कि ए डॉट बी क्रॉस सी का परिमाण 3 सदिशों ए बी एवं सी से बने समांतर खटफलक के आयतन के बराबर है, यानी पैरेलल हेक्सागोनल के आयतन के बराबर है। इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है so that a dot b cross c is equal in magnitude to the volume of the parallel pipe formed on the 3 vectors a, b and c। तो खट फलक के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने खट फलक यानी एक तरह से बना दिया जिसके 6 फलक हैं, 1 2 3 4, एक उधर 5, एक ये हमारे सामने 6 फलक है। फलक का मतलब ये पृष्ठ ऊपर वाले, जैसे माचिस में गिनिए 6 फलक होंगे, एक ऊपर एक नीचे 2, एक हमारी तरफ एक इसके पीछे 4, एक ये 5, एक इधर 6। 6 फलक यानी 6 पृष्ठ हो गए बाहरी तल। तो कह रहा है कि माना खटफलक 3 सदिश से बना है, जहां OA बराबर A, तो OA बराबर A, OB बराबर B, OB बराबर B, OC बराबर C। ये वही चीज इधर होगी, वही चीज इधर होगी, सब जगह तो एक तरफ ऐसे मान लिया। तो B तथा C का गुणन का सदिश गुणन निम्न प्रकार होगा। तो अगर B और C को हम गुणा करें तो इसको लिख सकते हैं
बी सी और ए सब 90 डिग्री पर है, तो बी क्रॉस सी इक्वल टू बी सी साइन 90 डिग्री। क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कास आता है, तो साइन, अब बी और सी 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री आ गया। डॉट एन कैप हो गया यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया बी सी साइन 90 का मान 1 होता है, तो बी सी एन कैप हो गया, जहां एन कैप ओ ए के अनुदिश एकांक सदिश है, ओ ए के अनुदिश एकांक सदिश है। तो बी और सी लिया गया है, तो बी और सी दोनों के 90 डिग्री पर एकांक सदिश है ओ ए के अनुदिश, इसको ध्यान देना। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब अगर आगे हम करें तो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी सी एन कैप हो जाएगा, तो ए बी सी डॉट कास 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए की तरफ ही एन कैप है। अभी हमने बताया ना कि ओ ए के अनुदिश एकांक सदिश है एन कैप, तो ओ ए की दिशा में ही है, और ए के साथ बी क्रॉस सी किया गया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी सी, अब कास आ रहा है और ये एन कैप से 90 पैरेलल है, यानी 0 डिग्री कोण पे है, कास 0 हो गया। कास 0 का मान 1 होता है, तो ये हो गया ए बी सी। कास 0 का मान जब 1 रखेंगे तो जो समानांतर खटफलक के आयतन के बराबर है, तो जाहिर सी बात है आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ए गुणे बी गुणे सी तीनों आ गया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ गई। तो वही कह रहा है कि जो समांतर खटफलक यानी हेक्सागोनल के आयतन यानी वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब 6वां क्वेश्चन आ जाता है कि तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।